नमस्कार, स्वागत है एनबीसी 24 पे। मैं रत्नेश पांडे और हमारे साथ हमारे सहयोगी आदेश पुरी जुड़े हुए हैं। बिहार के राजनीति परिचर्चा पे चर्चा करने के लिए हम दोनों लगातार आपसे मिलते जुलते रहते हैं। एक बार फिर से हम राजनीति मसलों पे चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। सबसे पहला हमारा सवाल आदेश जी यही रहेगा कि नीतीश कुमार के साथ में जिस प्रकार से बीते दिनों हुआ, नीतीश कुमार दावते इफ्तार कार्यक्रम में गए, तेजस्वी यादव से मिले, दूसरी तरफ अमित शाह से भी मिलने चले गए। क्या हुआ? नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं, कहाँ जाएंगे वो? देखिए, नीतीश कुमार के पास मैं शुरू से कह रहा हूँ अब और ऑप्शन नहीं है। जो उनका जो दल बदलू वाला जो उनका रहा है स्वभाव, उसी कारण आज वो किसी का उन पर विश्वास नहीं हो पा रहा है। आप देखिए कि अमित शाह आने वाले थे, उसके एक दिन पहले इफ्तार पार्टी में चले जाते हैं और पैदल जाते हैं, तेजी में निकलते हैं। बात मैंने उस समय ही कहा था कि बात लगता है नहीं बनी है, और यही हुआ। ये एक भी बयान जो है बीजेपी के किसी नेता के द्वारा नहीं आया उस दौरान कि नीतीश जी जो है क्या नाराज हैं या क्या बात है, कोई जानने के लिए नहीं थी हुआ कि आखिर क्यों गए हैं। और ये चीज़ का एहसास रातों रात नीतीश कुमार को हो गया कि आरजेडी ने वेलकम नहीं किया है और बीजेपी मना भी नहीं रही है। तो अपनी गलती सुधारने के लिए अगले दिन वो अमित शाह से मिलने जाते हैं। देखिए, अमित शाह क्या है, केंद्रीय गृह मंत्री हैं और मुख्यमंत्री भी राज्य में जो एक वरीयता सूची होती है वो दोनों एक ही लेवल पे आते हैं। केंद्रीय मंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री एक ही लेवल पे आते हैं। इनका कोई जरूरी नहीं था वहाँ पर जाना, उनको रिसीव करना, लेकिन ये एयरपोर्ट गए, उनको बुके दिए, एयरपोर्ट लॉन्ज में बैठ के बंद कमरा में बात किए, सफाई दिए होंगे ये कि हम क्यों गए, और ये दरख्वास्त भी किए होंगे कि हमको यहाँ पर सीएम रहने दिया जाए। ये जरूरी उनका होगा। अगर इनको एक दिन पहले सिक्योरिटी मिल गया रहता आरजेडी की तरफ से, ये अमित शाह से भेंट भी नहीं करने जाते। ये कार्यक्रम भी तय रहता तो ये अपना कार्यक्रम तोड़ देते या किसी बहाने कहीं और निकल जाते ये, लेकिन इनको सिक्योरिटी वहाँ से मिला नहीं। और दूसरी बात आप ये देखिए कि आप बीजेपी का इंडिकेशन देखिएगा, अमित शाह ने अपने किसी कार्यक्रम में फेरबदल नहीं किया। अगर ये इफ्तार पार्टी में गए रहते, बीजेपी को डर रहता कि नीतीश जी भाग जाएंगे या फिर आरजेडी ने स्वीकार कर लेगा, तो हो सकता था कि अमित शाह का कुछ देर का प्लान पटना में बनता, वो जाते नीतीश कुमार से मिलने के लिए। वैसा भी नहीं हुआ। फिर से आप देखिए, जो इतना बड़ा समारोह हुआ वो आरा में, जगदीशपुर में, नीतीश कुमार को इनवाइट नहीं किया गया। एक देखिए, अमित शाह ने जंगल राज की बात की, लेकिन नीतीश कुमार के सुशासन का चर्चा नहीं किया गया उसमें। एक बार भी नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया गया, जबकि अब बिहार में आए हैं, 2020 के चुनाव के बाद आए हैं, कुछ वैसा चर्चा नहीं किया गया। तो देखिए, नीतीश कुमार की स्थिति वही रह गई कि सुबह का भूला शाम को घर पे आ गया, तो उसे भूला नहीं कहते। ये बीजेपी को ब्लैकमेल करना चाहे थे, लेकिन ब्लैकमेल कर नहीं पाए, क्योंकि अब जो है इनके विश्वसनीयता पर ही सब कोई प्रश्न उठा रहा है। और मैंने पहले भी आपको बोला था कि बीजेपी इनसे अगर सत्ता छीनेगी या छीनने का प्रयास कर रही होगी या इनको बदले में दूसरे सीएम को बैठाने का, तो ये बात वो 50 बार नहीं 100 बार वो सोचा होगा, मंथन किया गया होगा कि नीतीश कुमार यही काम करेंगे जो भी करने वाले हैं, यानी कि डरवाएंगे कि हम आरजेडी में जाके मिल जाएंगे। लेकिन इस बार नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद है। आरजेडी से भी जगदानंद ने भी क्लियर कर दिया, जगदानंद ने साफ कर दिया कि वैसा व्यक्ति जो कि राजनीति में सिद्धांत से ज़्यादा कुर्सी को पसंद करे और जिसका मन स्थिर न हो, उसके साथ हम लोग गठबंधन नहीं करेंगे। उनको सीएम का तो कुर्सी का ऑफर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये पहले से था, ये बातें चलते आ रही थी कि हाँ आरजेडी जो है नीतीश के साथ मिलने की एक ही शर्त पर तैयार था कि आरजेडी का सीएम रहता। जगदानंद ने साफ कर दिया कि भाई आपका एंट्री नहीं है, यहाँ पर दरवाजा बंद है। तो अब जाएंगे कहाँ? अब जाएंगे वही बीजेपी के भरोसे बैठे हुए हैं। इसलिए देखिए 2 दिन से एकदम चुप्पी है। अच्छा, तेज प्रताप यादव लिखे थे चाचा की एंट्री। अब जदयू के जो संजय झा हैं वो कह रहे हैं कि 2025 तक जो है नीतीश मुख्यमंत्री बरकरार रहेंगे। इन दोनों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, तेज प्रताप का आप बात कर रहे हैं तो तेज प्रताप ने ज़्यादा वो हो सकता है कि उल्लास में उन्होंने कह दिया हो
कि ऐसा होगा, क्योंकि वो भी देख रहे थे घटनाक्रम कि नीतीश कुमार जो है बीजेपी से परेशान चल रहे हैं, तो उन्हें भी था कि जाएंगे कहाँ, आएंगे तो मेरे पास ही। आए भी। अब भले ही इधर से एंट्री है, इधर से हरी झंडी नहीं मिला तेजस्वी यादव इन लोगों से, और उत्साह में वो ज़्यादा वो बोल दिए होंगे कि इस तरह से होने वाला है। लेकिन अगले ही दिन बिहार जो राजद अध्यक्ष हैं जगदानंद ने तो साफ क्लियर कर दिया कि कुछ खेलावला नहीं होने जा रहा है, और कम से कम आरजेडी में तो नीतीश कुमार का एंट्री नहीं है, तो फिर कैसे खेला होगा, खिलाने का सवाल ही नहीं है। तो इस पर भी ग्रहण लग गया तेज प्रताप की बातों पर भी कि नीतीश कुमार आए। देखिए इसमें बात यही है, नीतीश कुमार का वेलकम उसी स्थिति में हो सकता है कि नीतीश कुमार तेजस्वी को सीएम माने और आरजेडी उन्हें 2024 के चुनाव में समर्थन करेगी प्रधानमंत्री बनने के लिए। इसी शर्त पर हो सकता है, नीतीश कुमार ये शर्त कभी मानेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो बिहार के सीएम के कुर्सी से हटेंगे तो उनका पार्टी भी उनके साथ रहेगा कि नहीं, इसका भी गारंटी नहीं है। क्योंकि जिस तरह आप देख रहे हैं आरसीपी सिंह का मामला चल रहा है, ललन सिंह का मामला चल रहा है, तो पार्टी के अंदर भी बहुत बड़ा एक ये है, नाराजगी है एक दूसरे से। पार्टी भी अभी नीतीश कुमार का एकजुट नहीं है। और रहा बात संजय झा जो बोले कि 2025 तक नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे, तो ये जो है एक तरह से क्या कहा जाए, पार्टी में टूट ना हो इसको बचाने के लिए ऐसा बोला जा रहा है। क्योंकि जैसे ही परिस्थितियां चल रही हैं, सारा कोई देख रहा है कि नीतीश कुमार मजबूर हो गए हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो इन्हें ये भी डर है कि ऐसा ना हो कि मेरी पार्टी ही टूट जाए, हमारी विधायक ही ना कहीं इधर उधर भाग जाए। क्योंकि बीजेपी का जैसे खबर आ रहा है कि बीजेपी अपना सीएम बनाना चाहती है, तो हो सकता है कि एक धड़ा जो है टूट के बीजेपी के साथ चला जाए, एक धड़ा टूट के आरजेडी के साथ चला जाए, और वो कहे कि ना आप ही हम तेजस्वी के साथ है, वो आप सीएम बनाइए। तो इसी को विश्वास दिलाने के लिए वो बस ये कह रहे हैं कि 2025 तक नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। लेकिन वास्तु स्थिति इससे अलग लगती है कि 2025 तक जो है नीतीश कुमार सीएम रहें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि चांसेस कम लगते हैं। क्योंकि बिहार में जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, राजनीति में बदलाव की आशंका है। कई नेता बोल चुके हैं, अब तक कई विपक्षी पार्टी के नेता बोल चुके हैं। अब मेरे ख्याल से आपका अगला प्रश्न वही होगा जो कि डिसाइड करेगा कि बिहार में राजनीति में परिवर्तन होगा। जी। अगला प्रश्न आपका क्या था? अगला प्रश्न ये था कि समान सिविल को लेकर के जो है बीजेपी जदयू आमने सामने हो गई है। बीजेपी के राग कुछ और है, जदयू के राग कुछ और है। देखिए हाँ, समान सिविल संहिता को लेकर जो है वो आम राय बना रही है बीजेपी। और आपको बताएं कि 22 तारीख को ही अमित शाह ने भोपाल में अपने बीजेपी के नेताओं से बातचीत करते समय ये चर्चा की थी कि हमने 370 का मामला को सुलझा लिया, हमने राम मंदिर के मामले को सुलझा लिया, CAA का हमने लागू कर दिया, ट्रिपल तलाक को हमने ख़त्म कर दिया, उसके खिलाफ कानून ला दिया। अब बचा है कॉमन सिविल कोड जो है, समान नागरिक संहिता बचा हुआ है, जो कि आर्टिकल 44 में भारतीय संविधान में दिया हुआ है। और आपको बताएं कि ये आपको जब जनसंघ हुआ करता था तब से इनका प्राइम जो है वो मैनिफेस्टो का ये मुद्दा हुआ करता है, और अभी मेजॉरिटी है। तो अमित शाह ने अपने पार्टी के मेंबरों को कहा कि अब इसकी बारी है। और आपको बताएं कि 23 तारीख को जो विजयोत्सव मन रहा था, उसमें सबसे पहले सुशील कुमार मोदी ने इसको लेकर आम लोगों के पास बातें रखी कि देश में इसकी अब जरूरत है और लागू होना चाहिए। और बिहार में और भी नेताओं का बयान आ गया, जनक राम का बयान आ गया कि होना चाहिए। फिर से हरिभूषण ठाकुर बचौल का बयान आ गया कि धर्मनिरपेक्ष राज्य देश हैं हम, तो यहाँ पर इतने कानून क्यों, ये क्यों कानून होना चाहिए, उनका आ गया। लेकिन आपको बता दें कि जदयू की तरफ से भी उपेंद्र कुशवाहा ने बोला कि सवाल ही पैदा नहीं होता है कि नीतीश कुमार के रहते ये कानून बिहार में आ जाए। बीजेपी पार्टी का ये फैसला होगा, एनडीए का नहीं है। तो आपको बताएं कि ये जो कानून है वो एक एक आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने वाला कानून है, क्योंकि इससे जो है वो सारे लोगों के लिए एक ही कानून हो जाएगा। जैसे कि अभी है कि हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है, क्रिश्चियन लॉ अलग है, सिख लॉ अलग है। और उसके बाद क्या हो जाएगा कि सारे के लिए एक हो जाएगा। उसमें होता है कि उत्तराधिकार, जैसे कि पिता की संपत्ति पर किसका अधिकार होगा, फिर से शादी, तलाक हुआ, फिर से आपको बताएं कि और सारे जो सामाजिक जो नियम होते हैं जो कि धर्म के आधार पर बटे हुए हैं, जिसमें अभी तक छूट दी गई है, वो सारे एक हो जाएंगे। जैसे बहु विवाह हुआ, उस पर भी प्रतिबंध हो सकता है।
हो सकता है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो हो कि लिमिट कर दिया जाए कि हर एक आदमी को इतना ही बच्चा होना चाहिए। तो ये सारे नियम जो है यूनिवर्सल वाले जो कॉमन सिविल कोड जो है उसके तहत होंगे। तो इसका जो है मुसलमान सबसे ज़्यादा विरोध करेंगे। और यही देखिए जो सेकुलर राजनीति देश की रही हुई है वो यही रही हुई है कि इन सब कानून को देश में लागू नहीं होने देना। इससे है कि अल्पसंख्यक वर्ग नाराज हो जाएंगे और बहुत बड़ा वोट वर्ग है। और नीतीश कुमार देखिए कि CAA लागू हुआ, इन्होंने संसद में जो है वोटिंग नहीं किया फेवर में, बीजेपी के साथ थे बीजेपी के, लेकिन वो बहिष्कार किए, तो इससे बीजेपी को भी फायदा हुआ। उसी तरह बताएं कि 370 को लेकर भी इनका यही स्थिति रहा, ये भी वोटिंग नहीं किए, बहिष्कार किए। और ये जब आया है तो ये ज़्यादा व्यापक प्रभाव वाला है। देखिए 370 था कश्मीर के लिए है, उस पर CAA है, इसका भारतीय से कोई लेना देना नहीं था। ये तो वो उन लोगों के लिए था कि जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी में आते हैं, हिंदू और सिख जो आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, उनके लिए था। लेकिन ये जो कानून लागू होगा ये हर एक आदमी पर लागू होगा। अब हमारे आपका भी जो हिंदू कानून है उस पर भी लागू होगा, वो खत्म हो जाएगा। तो हिंदुओं को तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इससे, अल्पसंख्यकों को प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें बहुत सारा है कि बहुविवाह का प्रचलन है, और फिर से है कि संपत्ति का अलग उससे हिसाब किताब है, शादी विवाह का अलग है, तलाक का अलग है। तो ये अगर लागू होता है तो फिर जो ये पैरोकारी करते हैं लोग कि हम अल्पसंख्यकों के बहुत बड़ा हितैषी हैं, तो इनके पास विरोध करना पड़ेगा। इनको अभी बोल रहे हैं, अगर मानिए कल को बीजेपी कहती है कि नहीं किसी भी हालत में हमको जो है ये कानून देश में लाना ही लाना है, तब क्या करेंगे? तब अगर साथ रह के विरोध करते हैं तो भी जनता कहेगी कि आप दिखावा कर रहे हैं, कुर्सी के लिए आप सब कुछ अपने सिद्धांत से समझौता कर रहे हैं। या फिर इनको अलग होना पड़ेगा, अलग होंगे तो फिर ये तेजस्वी यादव के पास जाएंगे, वो कहेंगे कि मुझे CM बनाइए। तो ले देकर परिस्थितियां ऐसी है कि या तो नीतीश कुमार को सिद्धांत जिस तरह ये पहले साइड करके रखते थे, साइड करके रहेंगे, कुर्सी पर बैठे रहने के लिए इसका समर्थन कर सकते हैं, लेकिन अगर विरोध करेंगे तो इनको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि आगे आने वाला समय जो है वो देश के लिए तो मुश्किल हो कितना हो नहीं पता मुझे, लेकिन नीतीश कुमार के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। इसमें वो कन्नी काट के नहीं निकल सकते हैं, या फिर इसमें वो विधानसभा में प्रस्ताव पास करवा के नहीं बच सकते हैं। तो ये जो कानून आ रहा है, ये कानून जो है देश में और खासकर नीतीश कुमार का अग्नि परीक्षा इसमें होने वाला है कि किस तरह वो डटे रह सकते हैं। अगर वो सचमुच में अपने आप को अल्पसंख्यकों का हितैषी दिखाना चाहते हैं तो छोड़ना पड़ेगा NDA को। अगर वो कुर्सी चाहते हैं तो फिर चुपचाप वो सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर इतना इफ्तार पार्टी करने का क्या फ़ायदा हुआ? खुद इफ्तार पार्टी करते हैं, शाहनवाज हुसैन के इफ्तार पार्टी में जाते हैं, अंजुमन इस्लामिया के सुशील मोदी जो कराते हैं उसके इफ्तार पार्टी में जाते हैं, तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में जाते हैं, और जो समान सिविल संहिता है उसके लिए आप बीजेपी का विरोध नहीं करते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो फिर तो ये सब दिखावा हो जाएगा ना, फिर इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। अच्छा, बीजेपी और जदयू का जो तालमेल है बिहार में कई मुद्दों पे देखा गया है कि विपरीत रहा है। चाहे आप जातीय जनगणना की बातचीत कर ले, तमाम कुछ मुद्दे हैं जिससे बीजेपी जदयू के मुद्दे अलग अलग रहे। तो क्या बीजेपी अब समझ चुकी है कि नीतीश कुमार को हटाना ही सही होगा? हमारे देखिए अभी तक जितना भी मांग है सब ऐसा नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है, जैसे कि जातीय जनगणना, विशेष राज्य, ये जो है स्टेट के द्वारा सेंटर से किया गया। सेंटर दे या ना दे ये अलग बात है, लेकिन आपके पास तो हो गया ना कि हमने मांग किया, हमने इसके लिए आवाज उठाया, हमने इसके लिए आंदोलन किया, वो नहीं दिए क्योंकि देने का अधिकार उनके हाथों में है। लेकिन ये हो रहा है कि सेंटर से इम्प्लीमेंट होगा आपके पूरे देश में, और उसमें आपका राज्य भी आता है। जैसे CAA लागू हुआ तो पूरे देश में लागू हुआ ना। आप एक विधानमंडल में प्रस्ताव पास करवा के कैसे उसे रखवा सकते हैं? केंद्र जो संघ सूची में जो विषय रखा हुआ है वो संघ सूची तो पूरे देश में केंद्र सरकार लागू करती है, तो उसमें आप प्रस्ताव पास करके कैसे उसको ये फेल कर सकते? कुछ दिन के लिए टाल सकते हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा वो। तो उसी तरह अगर एक समान संहिता जो आएगा, नागरिक संहिता जो आएगा, तो वो तो केंद्र के द्वारा किया जाएगा ना। केंद्र का कोई भी बनाया हुआ कानून पूरे देश पे लागू रहता है, तो फिर इससे आप कैसे कह सकते हैं कि हम इससे बच के रहेंगे? पहले तो मांग था इनका स्पेशल स्टेटस और जातीय जनगणना, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन ये तो आपके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा। अब आपसे इससे बचने का दो ही तरीका है, या तो स्वीकार करे या तो विरोध करके अलग हो जाए। तो नीतीश को दोनों में से एक रास्ता चुनना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि बिहार का
आने वाले समय का राजनीति जो है वो परिवर्तन होना ही है। और संजय झा जो कहते हैं 2025 तक नीतीश कुमार सीएम रहेंगे, वैसा कुछ होने नहीं जा रहा है। नीतीश कुमार के सामने जो आगे की जो परिस्थितियां हैं, बीजेपी नहीं भी उनको हटाए तो ऐसा सिचुएशन आएगा कि उनको खुद हटना पड़ेगा, क्योंकि उनको अपना वोट बैंक बचाना है, अपना सेकुलर चेहरा जो है जनता के सामने रखना है, तो उसके लिए उनको हो सकता है कि अलग होना पड़े। चलिए अंतिम सवाल के साथ विदा लेंगे। क्या होगा बिहार के राजनीति, महागठबंधन एनडीए का भविष्य? देखिए, भविष्य जो है वो बिहार का, देखिए अभी काफ़ी उथल पुथल होने वाला है। जी जी। जो आज समान नागरिक संहिता जो है अगर ये लागू होता है तो आप देख लीजिए, देश में अगर एक ही पार्टी है कहा जाए तो बीजेपी जो है, जो कि जैसे कुछ मुद्दे थे, जैसे राम मंदिर, आर्टिकल 370 था, एक समान सिविल संहिता है, फिर से आपको बता दें कि ट्रिपल तलाक है। इस पर देखा जाए तो एक पार्टी नहीं आज तक स्टैंड लिया है बीजेपी ने, इन सब चीज़ों को लागू करना है या फिर हटाना है। बाकी आज तक किसी पार्टी, कोई भी पार्टी जो है इसका नाम लेने से भी डरती है। तो देखिए इसमें होगा क्या चीज़ कि सभी पार्टी जो है अपने आप को अल्पसंख्यकों का पैरोकार दिखाने के लिए, हो सकता है कि सभी लोग विरोध करें, लेकिन इसके साथ ही साथ सभी को सत्ता में हिस्सेदारी भी चाहिए। तो हो सकता है कि इसमें बहुत सारे दल ऐसे हो जो कि बीजेपी के इसलिए समर्थन करें क्योंकि उनसे उनको फायदा मिलने वाला, यही समय है। तो अब देखिए इस समय क्या होता है। अगर नीतीश कुमार अगर अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं, जो कहते हैं ना कि हमेशा हम सिद्धांतों से कभी मैंने अपने समझौता नहीं किया, 3 यूएसपी बताते हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर बताते हैं, दूसरा क्राइम बताते हैं, क्राइम करप्शन, क्राइम लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार और एक सांप्रदायिकता, जो बोलते हैं कि इस पर हम 3 चीज़ पर कभी जो है कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो वो आने वाला है इनका तीसरा यूएसपी, कम्युनलिज्म, जिस पर वो कभी भी समझौता नहीं करते हैं। तो देखना है कि क्या और समझौता कर लेते हैं जैसा कि हमेशा करते हैं, तो कहीं इनको कुछ रियायत मिल जाए, और नहीं करते हैं तो फिर सत्ता तो परिवर्तन तो होना तो लिखा हुआ, जिसके हाथ में जाए, एसपी के हाथ में जाए या फिर बीजेपी के हाथ में आए या फिर राष्ट्रपति शासन लगे। तो ले देकर भविष्य जो है, अभी मैं जो देख रहा हूँ कि बिहार का आने वाला भविष्य काफ़ी उथल पुथल वाला है और बहुत सारा कुछ ऐसा होगा। अब देखिए क्या होता है। चलिए बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप भी अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि बिहार का भविष्य आने वाले समय में जो गठबंधन एनडीए के साथ में है, नीतीश कुमार साथ है बीजेपी में, वो क्या हो सकता है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे कमेंट कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही तमाम मुद्दों पे हम चर्चा लगातार करते रहेंगे। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का। धन्यवाद।